चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमत के दरमियान तनाज़ा बढ़ने लगा। क्या हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए आर्डिनेंस लाएगी? पूछेंगे वजीर ममलकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान से, रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी से और सीनियर तजियाकार मजहर अब्बास से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। एक जानिब हुकूमत अपने ही लगाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की कोशिशों में मसरूफ है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन के लगाए गए चेयरमैन नैब को बरकरार रखने के लिए भी तको-दो कर रही है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर भी अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं। कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो सकती, जबकि नए चेयरमैन की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत करनी होगी, मगर हुकूमत इसके लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। एक बात मैं आपको बताती चलूं कि ये खबरें तकरीबन 4-6 महीने पहले चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के हवाले से जब आ रही थी और हमने जिस भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा उस वक्त उन्होंने इसकी पुरजोर तरदीद की थी। यहाँ तक कि शहजाद अकबर साहब ने तो कहा था कि ये तो लीगली पॉसिबल ही नहीं है। शेख रशीद साहब से जब हमने ये सवाल पूछा था, टीए मिनिस्टर है, उन्होंने ये बात की थी कि जो भी डिसाइड करना है वो प्राइम मिनिस्टर ने करना है और वो अपने पत्ते अपने बड़े क्लोज रखते हैं, सो नोबडी कैन टेल एनीथिंग। लेकिन इस वक्त तो एक लीगल पैराए में बात हो रही है। फरूक नसीम साहब ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा कि क्योंकि केसेस बने हुए हैं तो मॉरल हाई ग्राउंड पर शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं हो सकती। इसी किस्म की बात वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने की है। इसी सूरत ओहदे पर दोबारा नहीं देखना चाहती। साबिक वज़ीर आज़म शाह खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला बरकरार रखना चाहती है, इसलिए वो मौजूदा चेयरमैन को तौसीह देना चाहते हैं। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ऑर्डिनेंस के जरिए बदनीयती पर मबनी आप कानून में तब्दीली नहीं कर सकते। अपने मन मानी के लोगों को जो आपकी बातें सुनते हो वो चेयरमैन नैब पाकिस्तान को कबूल नहीं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर ये समझती है कि अगर ये चेयरमैन नैब ना हुआ तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। ये जो नाम निहाद निज़ाम है झूठे मुकदमों का अपोजिशन को दबाने का, ये खत्म हो जाएगा। शाजिया मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। क्या ये मुत्तफिका फैसला है अपोजिशन का कि इन चेयरमैन नैब को नहीं होना चाहिए? बहुत शुक्रिया फरिया। देखिए, जिस तरीके से मेरा ख्याल है आपने समेटा है इस तमाम इशू को, उसमें बहुत सारी चीजें समझने की थी और आपने ये भी बयान किया कि हुकूमत का अपना ये मौक़िफ़ था कि किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए और इसके जो भी जो तरीक़ेकार है वो गलत होगा। लेकिन आज यही हुकूमत बज़िद है और आपने अभी एक मिनिस्टर इंफॉर्मेशन का बयान सुनाया जो कि अजीबोगरीब बयान था, क्योंकि देखिए इदारा ज़रूरी होता है। इदारे में सरबराह कौन होता है इससे किसी का कोई गरज नहीं होना चाहिए। किसी एक इंडिविजुअल से अगर हुकूमत खुद को इतना जोड़ रही है तो उसकी क्या वजूहात है। मेरे सामने इस वक्त जो एक ऐसा केस जो कि आप एक क्लासिक एग्जाम्पल नैब की परफॉर्मेंस का देखें तो वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब है। सैयद खुर्शीद शाह साहब को 2 बरस मुकम्मल हो गए हैं नैब की हिरासत में। अब तक उन पर कोई चीज साबित नहीं हुई। बातें तो नैब ने की हैं लेकिन कोई चीज साबित नहीं कर पाई और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पार्लिमानी वजीर के अमूर के वजीर भी मौजूद हैं, कि क्या वजह है कि असेंबली के सेशंस के अंदर भी खुर्शीद शाह साहब को नहीं लाया जाता। हम प्रोडक्शन ऑर्डर की बात करते हैं तो हमें ताना दिया जाता है कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर की बात करते हैं, तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर की बात नहीं करती। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं, जो आइन के तहत बने हैं, उसमें प्रोडक्शन ऑर्डर का जिक्र है और बल्कि ये स्पीकर की ही का ही फैसला होता है कि वो अपने अराकीन को इकट्ठा करें जब जब असेंबली का सेशन हो। लेकिन ये स्पीकर साहब लगता है कि इनके बस में नहीं है अपने अराकीन को इकट्ठा करना और इसीलिए सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब को आपने असेंबली के सेशंस में भी कम देखा होगा। बहुत कम हमारी कोशिशों के बाद
ये मुमकिन होता है कि वो असेंबली की किसी कार्रवाई में या किसी वोटिंग में आ जाए, वरना खुर्शीद शाह साहब नहीं आते हैं। तो क्या वो इतने बड़े मुजरिम हैं, इतना कुछ उनके ऊपर साबित हो गया है कि वो एक कंस्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी असेंबली में ना कर सके? क्या वो इतने बड़े मुजरिम हैं कि वो इस असेंबली के किसी सेशन के एक सिटिंग में आकर अपनी हालात बयान ना कर सके? मुझे बड़ा अफसोस होता है जिस तरीके से कौमी असेंबली को चलाया जा रहा है। इससे माजी में भी आपने देखा होगा फरिया कि कई लोग जेर हिरासत रहे, लेकिन वो आए असेंबली के अंदर, उसमें कोई पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं होता। उसमें असेंबली का जो स्पीकर होता है वो एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस एक्ट करता है और वो उन अरकान को जरूर बुलाता है और इंश्योर करता है उनकी प्रेजेंस, जो कि किसी भी वजह से हिरासत में हो। लेकिन खुर्शीद शाह साहब जो कि 2 बरस से हिरासत में है, ये तक नहीं बताया जाता कि उन पर कौन सा केस साबित हुआ है, उनका ऐसा कौन सा जुर्म है। तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश हो रही है। 2 बरस गुजर गए, एक आदमी जिस पर कुछ साबित नहीं हुआ उस पर तफ्तीश हो रही है, और ये एक बहुत गलत रिवायत है जो ये हुकूमत डाल रही है। मैं किसी भी हुकूमत से इस बात पर एतराज करूंगी कि जी आप इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, लेकिन क्योंकि आज पीटीआई कर रही है, लिहाजा मेरा एतराज पीटीआई की इस पूरी कार्रवाई पर है। और नैब जिसको अकाउंटेबिलिटी करनी है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं, बल्कि वो विक्टिमाइजेशन का टूल बन के रह गया। और ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कह रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है, अपने जजमेंट में लिखा है। तो ये सिर्फ फरिया मेरा या आपका तज्जिया नहीं है, ये बाकायदा एक नॉन फैक्ट है, बड़ा अनफॉर्चुनेट नॉन फैक्ट है। हमें चाहिए कि नैब की जो अकाउंटेबिलिटी है उसमें ट्रांसपेरेंसी देखें। हमें जरूरत है कि अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, अक्रॉस बोर्ड भी होना चाहिए। ठीक, अगर इजाजत दें, जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं उनके केसेस को कोई छू नहीं पाता, हम इसके लेकिन जो ऑपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं उन पे धड़ाधड़ आप कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन शाह साहब को तो ना आप छोड़ रहे हैं ना बता रहे हैं कि किस जुर्म में पकड़ा है। सो शाजिया मरी साहब, हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अली साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस प्रोग्राम। शख्सियत नहीं होनी चाहिए, इदारों को मजबूत करना चाहिए। शाजिया मरी साहब ने भी अभी ये बात की। पीटीआई को तो ये मंशूर का हिस्सा है कि हमने इदारे मजबूत करने हैं, तो एक शख्सियत के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा अपना प्रेशर डाल दिया जाए, या अपना पूरा का पूरा आप वजन उनके पलड़े में डाल रहे हैं, जबकि इतराज़ अपोजिशन मुसलसल करती रही है। तो आप लोग क्यों अपने आप को टैग कर रहे हैं उनके साथ? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो आज हमने एक करारदाद भी पेश की कौमी असम्बली में और सब ने उसको यूनानिमसली पास किया। इजहार ताज़ियत था, अल्लाह की मग़फ़िरत करे, सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब जो कि एक बलोच लीडर थे और बड़ा उन्होंने खिदमत की, बलोचिस्तान की भी, पाकिस्तान की भी, वज़ीर आला भी रहे, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आज सब ने हुकूमत और अपोजिशन में मिल के ये करारदाद जो है वो पास की और एक अच्छा जेस्चर गया पार्लियामेंट हाउस से बलोचिस्तान को। देखें, हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि किसी शख्सियत के साथ अपने आप को नथी करे ना। मैं एज अ पार्लिमानी उमूर के वज़ीर की ये बात मैं कैटेगरी के लिए कहना चाहता हूँ कि ये कोई अच्छी रिवायत नहीं होती कि आप पर्सन स्पेसिफिक लॉज बनाएं। तो किसी शख्सियत के लिए कभी कोई लॉ बनाने की हुकूमत की पॉलिसी नहीं रही, लेकिन एक्सटेंशंस ऐसी चीज़ है जो माजी में हमारी हुकूमतों ने दिए भी हैं और नहीं भी दिए। जैसे कुछ फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स को मिले, कुछ को उन्होंने नहीं दिए। इसी तरह कुछ लोगों को और भी ओहदों पे एक्सटेंशंस, बल्कि जो अगर आप काबीना की कार्रवाई देखें तो ये तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे काबीना में होता है कि किसी को कुछ मुद्दत के लिए एक्सटेंशन दी जाती है किसी भी ओहदे पे, फिर किसी को नहीं दी जाती। उसके लिए जो है वो एड्स दे दिए जाते हैं, नए लोग रिक्रूट हो जाते हैं, वहाँ पे टेस्ट इंटरव्यू या जो हेड हंटिंग होती है। तो ये एक रूटीन के प्रोसीजर्स हैं। लेकिन जो नैब का है ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफरेंट है और उसे इसलिए, क्योंकि नैब को आप खुद कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है, आपको उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। या और होना भी नहीं चाहिए। सो फिर वाई और वही शख्सियत जिनको आप कह रहे हैं कि जिनके साथ मुशावरत नहीं हो सकती, वो उनके साथ जिनके साथ आज मुशावरत नहीं हो सकती, उन्हीं जमातों के साथ मुशावरत करके आपने वो लोग वो आए हुए हैं, आपके सिलेक्टेड नहीं है। जावेद इकबाल साहब का थोड़ा सा डिलेमा है, वो मैं बता देता हूँ। देखें, हुकूमत तो चाहती है कि जो केसेस स्टार्ट हैं नैब में करप्शन वगैरह के, तो अगर एक्सटेंशन
आइन के मुताबिक हो सकती है। जो मैं आपको ये भी बता दूं कि काबीना में अभी इसका फैसला वैसे हुआ कोई नहीं है, तो इस पे डिबेट काफ़ी हुई है, लेकिन कैबिनेट डिसीजन अभी नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट सर्कल्स में इस पे डिस्कशन। अगर एक्सटेंशन आइन के मुताबिक हो सकती है, यू आर नॉट श्योर कि ये आईनी है? नहीं, अगर आप ऑर्डिनेंस करते हैं तो उसमें तो फिर आइन आपको इजाजत देता है ना, ऑर्डिनेंस के जरिए तो आप कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आइन के अगर मुझे इजाजत दें, आपकी बात में मुखल हो रही हूँ, लेकिन शहजाद अकबर साहब की कुछ ने फरमाया था, कुछ वो जरा सुन लीजिए। शहजाद मौजूदा चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत अक्टूबर में खत्म हो रही है, सोर्सेज कह रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन मिलने जा रही है, ऐसा हो सकता है? ये तो आपको सोर्सेज ही बता सकते हैं। अभी जो हालिया कानून है उसके तहत तो एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, तो एक्सटेंशन वाली बात तो दुरुस्त नहीं है। बाकी सोर्सेज बहुत कुछ कहते रहते हैं, वो आई थिंक वक्त पे पता चलेगा कि सोर्सेज क्या कहते हैं। शहजाद अकबर साहब कहते हैं इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने आपको वही बात की जो शहजाद साहब ने भी, मुझे नहीं पता कब ये बात की है, लेकिन मैंने भी आपको यही अर्ज किया कि काबीना में इस पे कोई डिसीजन नहीं हुआ, बल्कि इस पे कोई डिबेट डिस्कशन भी मेरी तो नॉलेज में नहीं है। लेकिन हुकूमती सर्कल्स में इस पे बात शायद हुई हो, क्योंकि मीडिया में काफ़ी दिनों से इस पे कोई बात वगैरह जो है वो की जा रही है, और मैं समझता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा इसको डिबेट डिस्कस किया जा रहा है। देखें, अगर आइनी तौर पर ऑर्डिनेंस के ज़रिए इनको एक्सटेंशन मिलती है, उसमें कोई कानूनी सुकुम ना हो, तो एक तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि जो अभी करप्शन के केसेस को वो लेके चले हैं इदारा, तो उसके हेड को उस वक्त ना चेंज किया जाए कि जब कुछ उसमें से कुछ केसेस मैच्योरिटी के करीब हों। दूसरा ऑप्शन ये है कि उनको एक्सटेंशन ना दी जाए और जो कानूनी तरीका है उसके मुताबिक किसी और शख्सियत को ले लिया जाए, लेकिन उसमें एक सुकम फिर रह जाता है, और वो ये है कि अगर लेट्स सपोज जवेद इकबाल साहब का आपने इसको डिस्कस करना है, तो शहबाज शरीफ साहब का उन पर इस वक्त नायब में केसेस हैं, तो उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है कि क्या उसमें वो एक आज़ाद फैसला कर सकेंगे। जहाँ तक मोहतरम खुर्शीद शाह साहब की बात की है यहाँ पे शाजिया मरी साहिबा ने, तो उनको तो बहुत मौक़ों पे बुलाया भी गया है। मैं इस बात से इनकी एग्री करता हूँ कि ज़्यादा मौक़ों पे वो नहीं आए, उनको मौका नहीं मिल सका आने का, लेकिन अगर नैब की इन्वेस्टिगेशन में वो रिक्वायर्ड नहीं है तो स्पीकर साहब उनको किसी भी इजलास में, इवन इस इजलास में बुला सकते हैं। हुकूमत की तरफ से मेरे ख्याल में इस वक्त तो कोई ऐसी कोई पाबंदी वगैरह नहीं है, अगर वो बुलाना चाहें वो बुला सकते हैं, और बुलाना भी चाहिए। अभी हाल ही में इजलास में खुर्शीद शाह साहब तशरीफ़ लाए थे, पिछला कोई सेशन 2 मेरे ख्याल में कोई मेरे जहन में आता है उसमें आए थे, तो हमने तो अगर आप अभी देखें बहुत ज़्यादा ऐसी इश्यूज़ आप देखेंगे कि बुलाया गया है। हालांकि माजी में नून या पीपल्स पार्टी के दौर में ऐसी भी सूरत हाल रही कि ये जो हमारे वो थे जमशेद दस्ती साहब, उनके लिए हमें बड़ा एहतजाज करना पड़ा कि उनको लाया जाए। ये इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको बुलाया गया, स्पीकर साहब ने उनको स्पेशल परमिशन दी, जो डिस्क्रिप्शन है स्पीकर की, साथ में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मुस्लिम लीग नून के, उनको लाया गया, और भी लीडर्स के मेरे नाम जहन से जो है वो निकल रहे हैं, काफ़ी सारों को बुलाया गया। लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि शाह साहब, खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो कम आए हैं इस सेशंस में, लेकिन अगर वो आना जो है वो फैसला जो है वो स्पीकर साहब का है। शाजिया मरी साहिबा ने उनका नाम एज अ केस स्टडी कहा था, आप उससे एग्री कर रहे हैं? लेकिन मेरे जहन में कोई ऐसा नहीं है कि कोई खास कि कहा गया है हुकूमत का ये काम नहीं है। शाजिया अभी कुछ कह रही है। शाजिया, आई एम कमिंग बैक टू यू, एक क्विक ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। इंतखाबी इस्लाहात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमत के दरमियान तलखियां बढ़ती जा रही हैं। वफाकी वुज़रा रोज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वुज़रा के बयानात के खिलाफ अपनी एक प्रेस रिलीज में न सिर्फ बरहमी का इजहार कर दिया है, बल्कि उनसे जवाब भी तलब कर लिया है। मगर वफाकी वुज़रा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। हुकूमत अपने ही लगाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। मामलात तसादुम की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वंस अगैन वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कल इल्ज़ाम लगाया कि EVM के बारे में इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में उसके हक में दिए जाने वाले निकात को गायब कर दिया है। लेट्स वॉच हिम। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट्स बनाई उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में जो डाटा था उसको उससे गायब कर दिया गया, जिससे पता चलता है कि वो फैसला कर चुके थे कि हमने EVM के खिलाफ रिपोर्ट देनी है। अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही जुबान बोल रहे हैं।
दूसरी जानिब वज़ीर रेलवे जिन्होंने पहले ये इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे लिए हुए हैं, आज उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान पर इल्जामात की भरमार कर दी। वज़ीर रेलवे ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस तरह तैनात हुए। इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की जबान बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कई बातें राज में हैं जो हल्फ की वजह से वो बता नहीं सकते। उन्हें भी देखिए। और मरियम सफ्तर ने जो बातें की, उनको कितने नोटिस मिले, आज मुझे नोटिस दे रहे हो। बहुत सारे ऐसे राज पर्दे में हैं, मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा कि किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया। हम समझते थे कि इस आईनी इदारे को जिसके तकद्दस के लिए, जिसकी तौकीर के लिए हमें ये कोड़ा घूंट पीना पड़ा। मज़हर अब्बास साहब, चाहे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला मामला देखें या चेयरमैन नैब की तैनाती वाला देखें, क्या गवर्नमेंट शख्सियात सेंट्रिक पॉलिटिक्स पर है इस वक्त, बजाय इसके कि ये लोग तो कहते थे कि हम इदारों को मजबूत करेंगे? मज़हर साहब। शुक्रिया फरिया। देखिए, मुझे तो इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे शायद गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन में चली गई है। मज़हर अब्बास साहब, कैन यू हियर मी? हो गई है और इस वक्त हाई अफसोस है। आप मीडिया पे आप अटैक कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे आप अटैक कर रहे हैं, नैब के चेयरमैन के बारे में आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आप जो जबान मिनिस्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं अनलाइक गवर्नमेंट है, अनलाइक गवर्नमेंट लैंग्वेज है। अब जो आजम सबाती साहब जो खुद बड़े मिस्टीरियस अपने खिलाफ होने निकले थे, लेकिन आप एक फेडरल मिनिस्टर ये पूछ रहा है कि मुझे नहीं पता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट हुए। आप वज़ीर आज़म से पूछिए कि वो कैसे अपॉइंट हुए। आप डायरेक्टली पहले का इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल वेरी अनलाइक ऑफ फेडरल मिनिस्टर है। और जितने भी चाहे वो फवाद चौधरी साहब हो, आई थिंक वो टेक्निकल हिकअप्स बीच में हो रहे हैं। लेकिन शाज़िया मरी साहबा, एक तरफ मामला हमने अभी चेयरमैन नैब का डिस्कस कर लिया, दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी हुकूमत इस मामले में क्लियर है। उनको ये लगता है कि पाकिस्तान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्डक्ट, वो ये ना वो बैक ऑफ कर रहे हैं, ना इस मामले में किसी प्रेशर में आ रहे हैं। ये कहाँ तक जाएगा मामला? जी फरिया, बिल्कुल दो आपने ऐसे कंपैरिजन्स आज एक्सप्लेन किए हैं। एक जो शख्सियत है उनसे इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और दूसरी शख्सियत से इनको बहुत ज़्यादा नफ़रत नज़र आती है। लेकिन जो पहले शख्सियत जिसका आपने ज़िक्र किया, जिससे इनको अब बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो देखिए कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा उसको आप मुझे 2 लाइन्स बताने दें कि इस वक्त जो कानूनी पोजीशन है नैब के चेयरमैन के हवाले से वो बड़ी वाज़े है कि 4 बरस की टर्म है जो कि नॉन एक्सटेंडेबल है। और जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने भी बड़ा वाज़े इस पर अपना जो तज्जिया है वो दे दिया है कि यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है अलावा इसके कि आप एक नए चेयरमैन को लाएं या फिर आप कानून को बदलें। अगर ऑर्डिनेंस, जो कि अभी यहाँ मिनिस्टर साहब ने बात की कि हम ऑर्डिनेंस का सोच रहे हैं, गो कि उनको पता नहीं है कि क्या होगा या कानून में क्या मौजूद है, लेकिन इसीलिए मैंने क्लैरिटी से बात की। तो अगर वो ऑर्डिनेंस को इस्तेमाल करेंगे तो उस ऑर्डिनेंस को भी फिर जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बेसिक लॉ की स्पिरिट है उसके खिलाफ होगा। तो इसलिए ये मामलात इतने आसान नहीं हैं जितनी कि हुकूमत की इस वक्त ख्वाहिश है इसे करने की। अच्छा, अब दूसरी बात आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से पूछी है, तो देखिए इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो मैं यही कहूँगी कि बड़ा अफसोस है और इस तमाम रवैये की हमने मजम्मत भी की है जो हुकूमती मिनिस्टर्स ने इख्तियार किया है। एक आइनी इदारा है जो पाकिस्तान के आइन के अंदर चैप्टर 8 है जिसके अंदर इलेक्शंस का जिक्र है और उसके अंदर ही इलेक्शन कमीशन, उनका क़याम, उनकी जिम्मेदारियों का जिक्र है। और कोई भी सियासी आदमी या सियासी शख्स जो है वो ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन किसी के कंट्रोल में होना चाहिए। आपको उनके फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, आपको उनकी चेयरमैन की शक्ल पसंद नहीं होगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते फरिया कि आप इदारे को जला दें या इदारे के किसी शख्स ने पैसे पकड़ लिए हैं या इदारा जो वह किसी और के मंशा या ईमा पे काम कर रहा है। हमारे एतराज़ात
किसी भी फैसले से हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बाकायदा एक पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहले तो ये बयानात आए एक मीटिंग के अंदर कि उनको जला दो और उन्होंने पैसे पकड़े हैं, और उसके बाद उनको नोटिसेस जारी हुए इन मिनिस्टर्स को। लेकिन नोटिसेस जारी होने के बाद उनको हमने देखा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, और उस गुस्से में जो आपने बयानात अभी सुनाए हैं वो भी काबिले एतराज़ हैं और काबिले मजम्मत हैं, क्योंकि अब यूँ लगता है कि हुकूमत ने बाकायदा एक कैंपेन तैयार कर दी है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हेड हैं उनको आप टारगेट करें। देखिए, ये रिवायात गलत हैं फरिया, ये रिवायात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये रिवायात डालना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये एक आईनी इदारा है। अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से 37 या 35 या जितने भी एतराज़ात दिए हैं, आप उस पर बात करें, ऑपोजिशन को इकट्ठा करें, ऑपोजिशन के भी एतराज़ात सुने। आज तक आप आरटीएस का मुअम्मा हल नहीं कर सके, आज तक आप आरटीएस के हवाले से जो एतराज़ात हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन पर उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके। हमें तो ये लगता है कि ये हुकूमत जितनी उजलत और जितनी जल्दबाजी का यहाँ मुजाहरा कर रही है, हमें तो ये लगता है कि शायद ये अगला इलेक्शन रिग करने की तैयारी है। क्योंकि देखिए, जो राय फरार इख्तियार करे डायलॉग से, और जो एक टारगेट करे एक इदारे के हेड को सिर्फ इसलिए कि वो उनकी बात नहीं मान रहा, तो फिर यकीनन यहाँ शक व शुबात पैदा होते। किसी भी पॉलिटिकल कारकुन को ये ज़ेब नहीं देता कि वो आईनी इदारे के लिए उन अल्फाज और उन अलकाब का इस्तेमाल करे जो कि पीटीआई के मिनिस्टर्स कर रहे हैं, और इस पर मैं अफसोस ही कर सकती हूँ। राइट, सो अली मोहम्मद खान साहब, ये हुआ क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ? आज सवाती साहब पूछ रहे हैं कि किसने उनकी तकर्रुर की, कैसे की? ये आप लोगों के तकर्रुर करदा ही हैं, और क्या हुआ एकदम से डस्का इलेक्शन के बाद से लगता है कि आपके ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए? नहीं, ज़ाती ताल्लुकात तो ना किसी के होते हैं ना होने चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब, और ताल्लुकात ना ख़राब हैं, ताल्लुकात ना ख़राब हैं ना अच्छे हैं, ताल्लुकात वही हैं जो होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, और हुकूमत अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियरली पेश कर चुकी है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने हैं। अगर फिर किसी जरदारी साहब ने खड़े होकर ये नहीं कह देना कि आरोज़ का इलेक्शन है, या फिर किसी ने ये नहीं कह देना कि आरटीएस बैठ गया है, तो फिर आए, फिर आप संजीदगी से बात करें ना। आप लोग सीरियस भी नहीं हैं, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, आप लोग सीरियस भी नहीं हैं, आप लोगों की तरफ से कोई तजावीज़ नहीं आती, बस चीखो पुकार करते हैं, फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर आपका तो चलो पीपल्स पार्टी में तो फिर भी चलो, बिलावल साहब ही उनके अभी इस वक्त चेयरमैन हेड कर रहे हैं एक तरह से, जरदारी साहब बैक सीट पे हैं, हालांकि फैसला साजी अब भी जरदारी साहब की ही है। लेकिन नून में तो आपको मशरिक़ व मग़रिब का नहीं पता लगता कि आज बयान किस तरफ से आज मिसाइल फायर किया जाएगा, स्कड मिसाइल आएगा कि टोमाहॉक मिसाइल आएगा, कोई नहीं पता होता। उधर से शहबाज साहब बोलते हैं, इधर से मरियम बीबी, उधर से जनाब मियाँ नवाज शरीफ, बीच में फिर मौलाना फजल रहमान साहब, वो अलहदा ही सूबा है, उनका अलहदा ही हिसाब किताब है। तो सबसे ज़्यादा गिले इन्हीं को रहे। फजल रहमान साहब की जमात को बड़ा गिला रहा कि जनाब उनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, कहते हैं रिगिंग हो गई है। ये 3 साल हो गए हैं, कोई एक पेजर दे सकते हैं? कोई एक पेजर दिया है, असेंबली के फ्लोर पे रखा है कि जनाब ये वो तजावीज़ हैं कि इस पे आप अमल कर लें ताकि अगला इलेक्शन रिग ना हो? तो फिर क्यों आप चीखते चलाते हैं? जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, देखिए बसद एहतराम आईनी इदारा है, हमारी किसी से ज़ाती अनाद कोई नहीं, हुकूमत की ना हुकूमतों की ज़ाती अनाद होती है। लेकिन मेरे एक सवाल है फरिया इदरीस साहिबा, आपसे तो सवाल नहीं है, लेकिन आपकी वसातत से मैं एक सवाल कौम के सामने रख रहा हूँ। ये पाकिस्तान में एहतसाब करना, अकाउंटेबिलिटी होना, करप्शन का ख़ात्मा हो, निज़ाम ठीक हो, सब कुछ मेरिट पे चले और इलेक्शन भी साफ व शफाफ हो, तो क्या ये सिर्फ अकेले इमरान खान की जिम्मेदारी है सब कुछ करना? ठीक है, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और उनकी जिम्मेदारी इन सारे मामलात पे बनती है, लेकिन अगर आज हमने ये फैसला कर लिया है कि मुल्क में एहतसाब की जिम्मेदार भी इमरान खान साहब है, बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है, ना अपोजिशन का ना किसी और का। ये जो पिछला इलेक्शन हुआ है उस पर काफ़ी लेदे हुई, सवाल हुए, 2008 के इलेक्शन, 13 के इलेक्शन पे भी हुए, पीपल्स पार्टी ने हमसे ज़्यादा शोर मचाया उस इलेक्शन पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, बसद एहतराम
उनकी तरफ से भी तो एक वाइट पेपर या कोई रिकमेंडेशंस या कोई लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स आने चाहिए थे। इसी पार्लिमानी उमूर की स्टैंडिंग कमेटी में दे देते कि हुजूर ये इश्यूज उठे थे, हम ये समझते हैं कि 3 साल हमने बैठ के इस पे काम किया है और हमने अरकरेजी की है। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले कुछ अहम सवालात उठाए अली मोहम्मद खान साहब ने। अली साहब आप बात मुकम्मल कर लें, देन आई गो टू शाजिया मरी। आपने कहा जिम्मेदारी से काम लोग यही अर्ज कर रहा था जी, देखिए मैं ये अर्ज कर रहा था कि ऐसी एक फीलिंग है जैसे पाकिस्तान में जो है ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान साहब की है। यानी कि अगर हम ना होते, अगर इमरान खान साहब ना होते, फॉर एग्जांपल तहरीक इंसाफ ही ना होती, तो क्या इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी पे कोई बात ना करता? क्या इस मुल्क में मेरिट कोई आपको क्यों लगा है कि ये तासुर क्यों है आपके ऊपर? के आपसे सवाल इसलिए हो रहा है, अगर आप इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बोल रहे हैं तो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी का मसला है, ये तासुर क्यों है? देखें तासुर क्यों है, देखें इलेक्शन कमिश्नर को एक सेकंड के लिए भूल जाए ना। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिस्टम कि एक जमात है जो कि रोध हो रही है, अपोजिशन है, जो कि पीडीएम नाम की एक चीज बना के उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की है। तो मेरा उनसे एक सवाल ये है कि भाई ठीक है, मैं आपको चले 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ बिना बहुत बड़ी धांधली हुई है, ओके हो गई है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि सारी उम्र आपने रोना पीट, आपने मुल्क को आगे लेके जाना है। Right. अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो किधर हैं आपकी तजावीज? Okay. अगर ये तनख्वाहें तो कम से कम हलाल करें, कम से कम 3 साल में अपने वोटर का हक तो अदा करके ले आते एक ड्राफ्ट के जनाब ये है वो इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म करना, इस वजह से रिग होता है, इस वजह से आरटीएस बैठता है, कुछ तो करो खुदा के बंदो, या सिर्फ आप लोगों का काम इमरान खान ही ठेकेदार है इस मुल्क में। इफ यू अलाउ मी मज़हबाज साहब इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से या नैब के चेयरमैन के हवाले से क्या ये तासुर जो कि लगा है मिनिस्टर साहब को कि सिर्फ पीटीआई से सवालात हो रहे हैं, सिर्फ पीटीआई के ऊपर हमने सारी बाहर डाल दिया, या ये जेन्युइन सवालात हैं? और किससे सवाल करें? गवर्नमेंट से ही क्वेश्चन किए जाते हैं ना, ऑपोजिशन से सवाल थोड़ी किए जाते हैं। मुझे बताएं जो अली कह रहे हैं या इनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं, अगर इनको चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के बारे में इतने संगीन इल्जाम हैं इनके, ये बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये सारी चीजें करें, आप चीजों को जमा करें, आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस कर दें, रेफरेंस फाइल कर दें अगेंस्ट चेयरमैन इलेक्शन कमीशन। ये जो टैक्टिस है ये एक गवर्नमेंट की टैक्टिस नहीं होती, ये गवर्नमेंट के एटीट्यूड्स नहीं होते। आपने मीडिया पे कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, आपने चेयरमैन नैब, यानी बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है ना नैब के ऑर्डिनेंस में कि चेयरमैन नैब नॉन एक्सटेंडेबल है, उसकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती। उसके लिए आपको क्या पाकिस्तान में जावेद इकबाल साहब के अलावा कोई भी अच्छा आदमी नहीं है कि आप में अननेसेसरी एक नहीं, वो भी एक उसमें हर चीज खुद इमरान खान अपनी बातों के खुद असीर हो रहे हैं। ये उनकी बातें थी कि एक्सटेंशन अच्छी चीज नहीं होती, ये किसी और की बातें नहीं हैं। मेरे ख्याल में ये सवालात गवर्नमेंट से ही करने हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ले लें आप, मुझे बताएं इन 3 सालों में प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के दरमियान कोई बातचीत हुई है? इस तरह पार्लियामेंट कैसे चलती है? ऑपोजिशन के बहुत से कसूर हैं। जब वो गवर्नमेंट में थे, बिल्कुल अली ने शुरू में बात की आरोज वगैरह की, वो भी इसी तरह के इल्जामात लगाते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट इतना सीरियस। आप सोचें अगर मैं एक इदारे के सरबराह पे ये इल्जाम लगा रहा हूं कि आपने पैसे पकड़े हैं, क्या वजीर आजम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आजम सवाती साहब से पूछा था कि आपके पास सबूत हैं इस चीज के कि जिसमें आप इल्जाम लगा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर डिमांड करने की क्या, फिर तो आप केस करें, गो टू सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, बजाय इसके कि आप एक पैनिक क्रिएट, एक हवा क्रिएट कर रहे हैं, एक डायरेक्ट एक्विजिशंस कर रहे हैं। हर रोज 1-2 फेडरल मिनिस्टर बैठ के सिर्फ इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। भाई आप चले जाए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, पूरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो लेके इस तरह नहीं, इस तरह चीजें आगे नहीं बढ़ती।
राइट। सो शाजिया मरी साहब, आपको क्या लग रहा है, मसद साहब को भी लग रहा है कि चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, तसादुम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, या दिस इज ऑल्सो वेरी वैलिड पॉइंट कि अगर ये इल्जामात दुरुस्त हैं तो फिर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड नॉट बी इन हिज पोजीशन? शाजिया मरी साहिबा। फरिया, मेरा ख्याल है कि बात बड़ी क्लियर है और मज़हर अब्बास साहब ने भी वही बातें की हैं जो एक एनालिसिस बनता है इस पूरी सिचुएशन का। ये हुकूमत के मिनिस्टर्स को ज़ेब नहीं देता जिस तरह की ज़बान वो एक आइनी इदारे के हेड के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे ये कहा था, और बिलखसूस उनके जो अल्फाज हैं, जो जुमले हैं जलाने के, पैसे पकड़ने के, ये रिवायत गलत है। आज पीटीआई करे या कल कोई और जमात करे, कोई भी जमात करेगी उसकी हम मजम्मत करेंगे। मैंने आपसे कहा कि आपका किसी फैसले से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस तरीके से ज़ातियात पर आना और ऐसे हमले करना, इस तरह से टारगेट करना, ये बहुत नामुनासिब है और काबिल मजम्मत है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का, अगर इमरान अहमद न्याजी साहब ने इसको इतना ही अपने ज़िम्मे लिया होता तो आज शायद शुगर माफिया या ये गंदम माफिया या दवाओं का माफिया या तेल का माफिया ये यहाँ फलते फूलते नज़र नहीं आते। आज आप दवाओं की कीमतों में देख लें क्या इजाफा है। आज आप देख लें कि गंदम जो कि हम खुद उगाते हैं, जिसका हम बम्पर क्रॉप होने के बड़े शादियाने बजाते हैं, हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। कौन कौन सी स्कैंडल्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँ जो आज 3 बरस में हमने इस हुकूमत के देखे हैं। आप उठा के कोई भी सेक्टर देख लें पाकिस्तान का, आप चले छोड़े बड़े बड़े सेक्टर्स छोड़े, आप गुर्बत देख लें, 40% से ज़्यादा इजाफा गुर्बत में हुआ है। 40% ऐसे घराने जो अच्छी गज़ा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। आप बात मतलब कौन सा ठेका इमरान खान साहब ने लिया है जो उन्होंने आज पूरा किया है? जो बातें करते थे वो अपने अपोजिशन के दौर में कि चोरी करता है हुक्मरान ऊपर बैठा हुआ, और जब टैक्सेस बढ़ते हैं, जब डॉलर 1 रुपया ऊपर होता है तो 100 अरब जो है वो हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। आज कितने रुपए डॉलर बढ़ा? नहीं, लेट मी फिनिश दिस। उसके अलावा तेल की कीमतों में अभी 5 रुपए का इजाफा हुआ है। ये कोई मजाक है इजाफा? ये इजाफा जो है वो एक मुलाजमत करने वाले से लेकर आपके काश्तकार तक को भुगतना पड़ता है। तो भाई बात सुने, फॉरेन फंडिंग केस का इंसाफ होने दें, बीआरटी केस का इंसाफ होने दें, ये जितने आपने माफियाज को छतरी और शेल्टर दिया है, जिनसे आप बेनिफिट्स उठा रहे हैं, उनका इंसाफ होने दें, तब हम मानेंगे अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में है। सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा है कि नैब सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी कर रहा है। इस कानून को सिलेक्टिवली, कोर्ट एंड कोर्ट सिलेक्टिवली, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। ये मज़हर अब्बास या शाजिया मरी का बयान नहीं है। तो हमारा सिर्फ एक सिंपल तकाजा है कि खुदारा आप अली मोहम्मद खान साहब से कहें कि यहाँ बड़ी लंबी तमहीद ना बांधें। इमरान न्याजी साहब के जो अपोजिशन के दिनों के स्टेटमेंट्स हैं वो आप लोग तो चलाते ही रहते हैं और चैनल्स भी चलाते हैं, ये खुद भी सुन लें, उसके बाद ये इस टॉक शो में आए या किसी और टॉक शो में जाएं और फिर कोई ऐसा दफा करें जो कम से कम इनके वोटर तो बाय करें। ये बहुत सारी मामलात हैं अली साहब, लेकिन आज एक और बात भी हुई, उस पर कमेंट दे दें क्योंकि वी लिटरली हैव ओनली 2 मिनट्स। जो शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट आई है तोशा खाने के हवाले से, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है पिछली गवर्नमेंट्स का और अभी का और आपका अपोजिशन में, वो ये कह रहे हैं कि मुल्की कानून के तहत तोशा खाने में जो गिफ्ट हैं वो जमा कराए जाते हैं, लेकिन बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि शायद कुछ लोग उसको बदतमीजी समझें। उन्होंने ये कहा कि तोहफों को नशर नहीं किया जा सकता। सो अकाउंटेबिलिटी में क्योंकि आपका मौका बड़ा क्लियर है, इस पे बता दें कि यू एग्री विद दैट कि नहीं बताना चाहिए? नहीं, देखें, बाज़ ममालिक शायद उनके जो है वो पसंद ना करें, लेकिन कोई ऐसी सीक्रेसी भी नहीं है, वो उसका तो रिकॉर्ड होता है। तो हमारा अपना लॉ है, हमारे मुल्क में हमारा लॉ होना चाहिए, हमारा तरीक़ेकार होना चाहिए। देखें, अगर कोई ऐसा मुल्क है, जैसे मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हसास मामलात होते हैं, लेकिन कुछ ममालिक नहीं पसंद करते, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती, आप उसको बता भी देते हैं। लेकिन जो तोशाखानों के साथ किया गया है माजी में,